नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और अपने लक्ष्य को आप भेज सकें, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो आइए देखें। ऐ इंसान, इस जमीन पर बैठकर तू क्यों आसमान देखता है, अपने पंख को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मतलब सफल व्यक्ति ही जमाने के लिए मिसाल बनता है और इससे आपको यही सीख लेना है कि हम जब भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ें तो उस सफलता की सीढ़ियों के लिए हमारा जो संकल्प होना चाहिए वो दृढ़ होना चाहिए। समय बेशक लगे लेकिन हम सफल होके ही आए। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करें और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आइए इसी क्रम में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न यह देखिए दिया गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2015-16 में जो 2.2 से घटकर अब कितनी हो गई है। तो यहाँ आपका विकल्प पहला 1.5, दूसरा 1.8, तीसरा 1.2, चौथा दिया गया 2.0। तो दोस्तों यहाँ सही विकल्प आपका होगा डी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण की रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो पहले 2.2 थी वो घटकर 2.0 हो गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण डाटा हम देखें जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे हाल ही में मातृत्व मृत्यु दर रिपोर्ट आया है। तो इसमें कितने अंकों का सुधार हुआ है? 10 अंकों का सुधार है, जो कि पहले 113 था, अब 103 हो गया है। साथ ही साथ यहां आपको जानना है कि भारत में सबसे अधिक मातृत्व मृत्यु दर किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। जबकि सबसे कम कहां है? तो ये केरल राज्य में है। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें लिंगानुपात का, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। जबकि सबसे कम किस राज्य में लिंगानुपात है? तो ये हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। अगर हम बात कर लें यहीं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है 918 है। परंतु यहीं अगर बाल लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो बाल लिंगानुपात 902 है। आपसे प्रश्न पूछा भी गया है कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर भारत के किस राज्य में है? तो वो नागालैंड में है। साथ ही साथ आपको एक प्रश्न यहां और भी याद रखना है, भारत का जो टोटल लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात जो कि 943 है। साथ ही साथ इन प्रश्नों को आप एक बार पुनः रिकॉल कर लेंगे कि 2015-16 में जो फर्टिलिटी रेट दोस्तों 2.2 थी वो घटकर कितनी हो गई है? 2.0 हो गया है। मातृत्व मृत्यु दर रिपोर्ट आया है जिसमें कितने अंकों की सुधार हुई है? तो 10 अंकों की सुधार हुई है, जो कि 113 से अब 103 हो गया है। सबसे अधिक मातृत्व मृत्यु दर कहां है? तो असम में है। सबसे कम कहां है? केरल में है। अगर भारत की लिंगानुपात की बात करें कितना है? तो 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? केरल में है। सबसे कम कहां है? हरियाणा में है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लिंगानुपात जो ओवरऑल है 918 है और बाल लिंगानुपात पूछा जाए तो 902 है। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की है? तो वो नागालैंड की है। अब यहीं पे आता है बाल मृत्यु दर सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल मृत्यु दर है, जो कि 48 है। अब यहीं पे एक प्रश्न और भी आ जाता है कि जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण डाटा है जो कि आपको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो यह डाटा तैयार रहेगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राष्ट्रीय योजना को 6.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है स्मार्ट सिटी योजना, दूसरा स्वनिधि से समृद्धि योजना, तीसरा उड़ान योजना, चौथा सागरमाला योजना। तो दोस्तों यहां सही विकल्प जो होगा आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, सागरमाला योजना। अब यहां यह समझना है मित्रों कि सागरमाला योजना का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय बंदरगाहों और तटीय राज्यों का संचालन में सुगमता उपलब्ध कराना या उनको एक साथ जोड़ना ही योजना क्या है? सागरमाला परियोजना है। यह कब प्रारंभ हुआ था? तो 2015 में यह प्रारंभ किया गया था। ये आपका दूसरा है उड़ान योजना। उड़ान योजना का उद्देश्य जो है वो उड़े देश का आम नागरिक इस उड़ान योजना का उद्देश्य है कि जन सामान्य नागरिकों तक एयरलाइन सेवा की सुविधा को उपलब्ध कराना। और हाल ही में उड़ान योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उड़ान योजना को। स्वनिधि से समृद्धि योजना, यह उड़ान योजना 2016 में प्रारंभ किया गया था। स्वनिधि से समृद्धि योजना ये स्ट्रीट वेंडर के लिए है। कोविड काल में जिनका जीविकोपार्जन रोजी, जैसे आपके मोची हो गए, नाई हो गए, ठीक है, अन्य जो सब्जी वाले हो गए, अन्य जो जीविकोपार्जन के लिए दिहाड़ी का कार्य करते थे, उनसे संबंधित है। तो सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए 10,000 रुपए सहायता राशि के रूप में स्वनिधि से समृद्धि योजना में दी जाती थी और इसका शुभारंभ 2020 में किया गया। साथ ही साथ अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो यह 2015 की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है और इसका उद्देश्य है स्मार्ट सिटी योजना को गांवों तक पहुंचाना या निम्न शहरों तक पहुंचाना। अगर हम बात करें यहीं भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन था? तो भुवनेश्वर जो है ये भारत का पहला स्मार्ट सिटी और 100वां स्मार्ट सिटी के रूप में कौन है? तो ये भी ध्यान रखना है, शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी है। ये 100वां स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। और हाल ही में स्वनिधि से समृद्धि योजना को 180 दिनों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किन योजनाओं को विस्तारित किया गया है? तो स्वनिधि से समृद्धि योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, इन योजनाओं को विस्तारित किया गया है। आइए इसी क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यहां मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022, तो ये प्रभात पटनायक को दिया गया है। साथ ही साथ अगर विदेश मंत्री किस देश के विदेश मंत्री पहली बार भारत यात्रा पर आए? तो इटली के विदेश मंत्री पहली बार विदेश यात्रा पर भारत आए। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है लुइगो दियागो है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस नियामक संस्था के द्वारा डेमरल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विस पर जुर्माना लगाया गया? पहला दिया गया है सेबी, दूसरा दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा दिया गया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, चौथा दिया गया बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। यहां जो सही विकल्प आपका होगा मित्रों, विकल्प नंबर बी सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डेमरल फाइनेंशियल और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया गया। अब यही इस प्रश्न के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हाल फिलहाल में या परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो बार बार पूछे जाते हैं, अगर हम यही देख लें तो अत्यंत ही लाभकारी होगा। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया?
तो अधिनियम 1935 के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। किस आयोग की सिफारिश पे? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। पहले इसके गवर्नर कौन रहे? तो ओसबॉर्न स्मिथ ये पहले गवर्नर रहे, जबकि भारतीय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सीडी देशमुख रहे। अब यहीं पे इसकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो 25वें क्रम के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें हैं। अगर हम बात करें यही सेबी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी का स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1992 में। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न सेबी से बनता है। हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधुरी पुरी बुच जी को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में किया गया था। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जरूर ध्यान रखने हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए, हाल ही में एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? अब यहाँ पहला दिया गया है चीन, दूसरा दिया गया है जापान, तीसरा दिया गया है रूस, चौथा दिया गया है फ्रांस। तो यहाँ सही जो ऑप्शन होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, चीन एशिया महाद्वीप का देश है, साथ ही साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? तो वो चीन में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि विश्व की जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वो किन महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप के क्रमशः 2 देशों में, पहला चीन, दूसरा हमारा प्यारा भारतवर्ष, दोनों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर हम यही बात करें चीन से संबंधित कुछ जानकारी के परिप्रेक्ष्य में, तो देखें चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है। साथ ही साथ अगर हम यही देखें जापान से संबंधित, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जापान जो देश है मुख्यतः 4 मुख्य द्वीपों पर बसा है। उन देशों का क्रम पूछा जाता है। तो पहला जो है आपका होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीप हैं। इन्हीं चारों द्वीपों पर जापान बसा हुआ है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु द्वीप है, और इसी होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी जो है टोक्यो स्थित है। साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछा गया है नागासाकी परमाणु दुर्घटना और हिरोशिमा परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो वो जापान से है। अब यही बात करें अगर रूस के बारे में, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। और यहां से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? तो वो रूस है। परंतु यह ध्यान रखना है कि तटीय सीमा के आधार पे सबसे बड़ा देश रूस नहीं, कनाडा है। आपको दोनों प्रश्न याद रखना है। अगर तटीय सीमा के आधार पे पूछा जाए तो कनाडा होगा, क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाए तो रूस होगा। और रूस किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसके कारण ये दोनों चर्चा में बने हैं। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें यही फ्रांस से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में, तो कांस फिल्म 75वां कांस फिल्म का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वो फ्रांस में किया जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है।
आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। यहां देखिए, व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव कौन नियुक्त की गई हैं? तो कैरीन जीन पियरे। कैरीन जीन पियरे जो है ये व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव नियुक्त की गई हैं। अब एक और है अश्वेत सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में कौन नियुक्त की गई हैं? तो केटन जी ब्राउन जैक्सन। कैटन जी ब्राउन जैक्सन जो हैं ये यूएसए की पहली अश्वेत सर्वोच्च न्यायालय की जज नियुक्त की गई हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग दोस्तों आगे बढ़े। देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर, लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। मतलब कहां से लॉन्च किया गया? तो यहां पहला दिया गया हिसार, दूसरा दिया गया पंचकुला, तीसरा दिया गया करनाल, चौथा दिया गया फरीदाबाद। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा मित्रों, विकल्प नंबर बी सही होगा, पंचकुला। पंचकुला कहां का स्थान है? तो ये हरियाणा राज्य का स्थान है। अब यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। अब यहां से संबंधित कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उसका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया। और अगर खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा जा रहा है तो उसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला से किया गया। अगर खेलो इंडिया मास्टर्स गेम की बात की जाए तो उसका आयोजन मुंबई में किया गया है। साथ ही साथ अगर हम हरियाणा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो इसका गठन 1966 ईस्वी में किया गया था। हरियाणा का गठन 1966 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। साथ ही साथ 35वां सूरज कुंड मेला, 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हरियाणा में किया जा रहा है। इसमें आपको दो चीजें याद रखना है। फोकस राज्य कौन सा है? फोकस राज्य कौन सा है? तो ये फोकस राज्य जम्मू कश्मीर है। जबकि फोकस देश कौन सा है? तो उज्बेकिस्तान फोकस देश के रूप में है। आपको यहीं से यह भी याद रखना है कि हाल ही में वन प्रतिशतता रिपोर्ट में भारत में सबसे कम वन प्रतिशतता या भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो वो हरियाणा राज्य में है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो वो हरियाणा राज्य में है। साथ ही साथ आपको याद रखना है अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया? तो हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और आपको यह हमेशा ये सारे प्रश्नों को रिकॉल करते रहना है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना है कि निश्चित ही आपको सफलता मिलनी ही है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें, हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है 5 मई, दूसरा दिया गया है 7 मई और तीसरा दिया गया है 1 मई और चौथा दिया गया है 3 मई। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम यही बात कर लें 5 मई के बारे में और 1 मई के बारे में, 3 मई के बारे में, तो 1 मई को विश्व हास्य दिवस, साथ ही साथ विश्व श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां दिवस से पूछा गया है दोस्तों, तो हाल फिलहाल के दिनों में जो नए दिवस के रूप में आयोजन की बात की गई है उनको आप एक बार क्विक रिवीजन के रूप में देख लें। यहां से प्रश्न बनने की संभावना अत्यंत है। जैसे अगर हम बात करें
विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाए जाने की अनुशंसा की गई? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही साथ 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की गई। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही साथ 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई। और आप 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाए जाने की बात की गई। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही साथ आपको 21 मई को याद रखना है, 21 मई को विश्व चाय दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं। अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो यहां से आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे देखें। देखिए अर्चना गुलाटी दिया गया है, तो हाल ही में गूगल की सार्वजनिक उपक्रम की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अर्चना गुलाटी जी को किया गया है। 24वां मूक बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो कृष्णा श्रीकांत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया 24वां मूक बधिर ओलंपिक में। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रतिनिधि मंडल किस देश की यात्रा पर जाएंगे? यहां पूछा जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री, तो पहला दिया गया केन्या, दूसरा दिया गया इजराइल, तीसरा दिया गया जर्मनी, चौथा दिया गया टर्की। तो यहां जो विकल्प आपका सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, इजराइल। इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री की, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। हाल ही में इनके द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किए गए जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है CROP, इसका फुल फॉर्म है कंप्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। साथ ही साथ दूसरा जो है PQMS प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों पोर्टल पूछे जा सकते हैं कि कार्प और PQMS पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड और प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम, ये 2 पोर्टल हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है प्राकृति शुभंकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया। प्राकृति जो है ये पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। अगर हम यही बात करें केन्या की राजधानी की, तो केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन है। टर्की की राजधानी की बात करें तो अंकारा है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि विगत वर्ष में जब यह पुरस्कार दिया गया था और उस दौरान होने वाली सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ इसकी प्रासंगिकता और अधिक है। इसी कारण इसका विकल्प देखें, पहला दिया गया है शकुंतला हरक सिंह, दूसरा डेविड एटनबरो, तीसरा सिंधिया रोसेनजबक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जो आंसर आपका होगा वो विकल्प नंबर सी सही होगा, सिंथिया रोसेनजबक। इनका
संबंध किस देश से है? तो ये यूएसए से संबंधित है। साथ ही साथ बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं और खाद्य सामग्री से संबंधित इन्होंने अपना शोध किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें शकुंतला हरक सिंह को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि 2020 को डॉक्टर रतन लाल जी को दिया गया था। आपसे यह प्रश्न मैचिंग में पूछा जा सकता है, 2020 का किसको मिला था? तो डॉक्टर रतन लाल को। 2021 को किसको मिला था? तो शकुंतला हरक सिंह को मिला था। और 2022 का किसे मिला है? सिंथिया रोसेनजबर्ग को मिला, जो कि यूएसए से संबंधित है, जलवायु और परिवर्तन तथा खाद्य विज्ञानी है। अब अगर हम यही बात कर लें कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय रोम में है, जो कि इटली की राजधानी है। आपसे एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहीं पे हाल फिलहाल में कुछ पुरस्कार हैं जो कि हमको बार बार रिवाइज करते रहना है, देखते रहना है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। अब जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा। इनकी कृति क्या है? तो सम्राट अशोक। इनकी कृति जो है सम्राट अशोक। साथ ही साथ अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, या सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे कि सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, क्योंकि ये बार बार हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है। आप भी रिकॉल करने की कोशिश जरूर करें। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। देश की पहली कागज रहित विधानसभा, तो ये नागालैंड की है। अब यहां पर याद देखिए विधानसभा है, अगर यहीं पे विधान परिषद कर दे तो इसका उत्तर बदल जाएगा। देश का पहला कागज रहित विधान परिषद बिहार है और विधानसभा जो है वो नागालैंड है। गोवर्धन संयंत्र, इसका उद्घाटन कहां किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो इंदौर में किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किसके मध्य हुआ? तो यहां देखिए पहला दिया गया क्वाड देश, दूसरा नॉर्डिक देश, तीसरा नाटो, चौथा बिम्स्टेक। तो यहां पर आपका सही विकल्प जो होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, नाटो के द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध का अभ्यास किया गया। अब यही नाटो की स्थापना अगर देखें तो 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। साथ ही साथ अगर हम यही बात कर लें कि इसमें देश कितने हैं, तो टोटल 30 देश हैं, 28 देश हैं और 2 यूरोपीय यूनियन। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पे नार्डिक देशों के संबंधित, यूरोपीय यूनियन नार्डिक देशों के रूप में, तो 5 नार्डिक देशों के समूह को नार्डिक के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन
स्वीडन। इन देशों के समूह को एक नाम दिया गया है नॉर्डिक देश। आइसलैंड की राजधानी जो है ये रेक्याविक है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से वितरित किया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। जबकि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। पर्यावरण का पहला जो सम्मेलन 1972 में हुआ था वो कहां किया गया था? तो स्टॉकहोम में किया गया था। अगर हम यही बात करें क्वाड देशों में, तो क्वाड देशों में 4 देश आते हैं, जापान, भारत, यूएसए और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों के समूह को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। अब बात हो रही दोस्तों युद्धाभ्यास की, तो कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हम पुनः रिवाइज कर लें। जैसे मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो श्रीलंका के साथ होता है। जबकि समुद्र शक्ति अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया के साथ होता है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? चीन के साथ होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो नेपाल के साथ होता है। गरुड़ ये युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ होता है। जबकि मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों के साथ होता है और काजिंद युद्धाभ्यास कजाकिस्तान के साथ होता है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास सिंगापुर के साथ होता है। स्लिनेक्स युद्धाभ्यास श्रीलंका के साथ होता है और स्लाइनेक्स जो है ये भी श्रीलंका के साथ इसका युद्धाभ्यास होता है। ये सारे युद्धाभ्यास बार बार पूछे गए हैं। आप 2 बार 3 बार इसको रिकॉल कर लेंगे, ये याद हो जाएंगे। आइए इसी क्रम में लास्ट पर देख लें। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की कोयला कंपनी पर 41.21 करोड़ का जुर्माना लगाया? पहला दिया गया झारखंड, दूसरा दिया छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा और चौथा दिया गया तेलंगाना। तो यहाँ जो सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, उड़ीसा राज्य के कोयला कंपनी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 41.21 करोड़ का जुर्माना लगाया। अब यहीं पे एनजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने, तो इसकी स्थापना 2010 में हुआ था और इसके जो प्रमुख हैं ये जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में एनजीटी ने, आपको ये भी याद रखना है, किस पॉलीमर कारखाने को अवैध घोषित कर दिया है या रोक लगा दी है? तो तमिलनाडु के त्रिवल्लुवर में पॉलीमर कारखाना जो है तमिलनाडु के त्रिवल्लुवर में जो पॉलीमर कारखाना है उसको इन्होंने रोक लगा दिया है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, एमआईसी दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनाइड दुर्घटना का संबंध किससे है? तो ये भोपाल, इसको नाम जाना जाता है भोपाल गैस त्रासदी के नाम से एमआईसी दुर्घटना जानी जाती है। एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड ये कब घटित हुआ था? डेट भी पूछा गया है, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में ये घटना घटी थी। ये बार बार डेट के साथ पूछा जाता है, तो कभी कभी एमआईसी कौन सी गैस है और ये दुर्घटना कहाँ हुआ था, बार बार पूछा गया है। अगर हम यही कुछ दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी को देखें, जैसे चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब घटित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में, 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना घटित हुआ था। ये चेरनोबिल कहाँ है? तो यूक्रेन में यह स्थित है। इस प्रश्न को भी याद आपको रखना है। साथ ही साथ आपको नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु दुर्घटना भी याद रखना है, जिनका संबंध कहां से है? जापान से है। आइए इसी क्रम में हम लोग लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अटल सुरंग यहां दिया गया, अटल सुरंग कहां पर स्थित है? ये रोहतांग दर्रे में स्थित है, जो कि पहले इसे रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। इसका नाम परिवर्तित करते अटल सुरंग कर दिया गया और यह हिमाचल प्रदेश से
हिमाचल प्रदेश से लद्दाख, लद्दाख के पीर पंजाल को जोड़ता है। अगर हम बात करें, ये देखिए स्टैचू ऑफ बिलीव का संबंध किससे है, तो इसका संबंध शिव की मूर्ति से है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जो है राजस्थान राज्य में स्थापित की जा रही है, उसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ बिलीव। ये शिव की मूर्ति से संबंधित है। स्टैचू ऑफ पीस किससे संबंधित है, तो संत से संबंधित। स्टैचू ऑफ पीस किससे संबंधित है, तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है और ये जैनाचार्य जी से संबंधित है। और इसी क्रम में राजस्थान राज्य से संबंधित है। और इसी क्रम में आपको 3 और भी याद रखने हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है, तो BR अम्बेडकर से संबंधित है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित किया गया, हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका संबंध संत रामानुजाचार्य से है। साथ ही साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित किया गया, इसका संबंध किससे है, तो ये सरदार सरोवर डैम पर स्थापित किया गया। इसका संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। यहीं पे आप आज का ये जो सीरीज है यहीं पे आप समाप्त हो रहा है। आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग पुनः 1-2 शब्द मोटिवेशनल कोट से आपसे विदा लेना चाहेंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इसी उम्मीद के साथ कि आप जल्द ही सफल होंगे, आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।